हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित रॉय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्योस 39 में। तो हर बार की तरह दोस्तों इस बार भी लेकर आ चुका हूं मैं आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम बात करेंगे आज इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा मैटर क्या है। तो हमने पढ़ा था जो आपके लोअर क्लासेस में कि आपका जो है मैटर क्या होता है, कोई भी चीज कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका कुछ मास होता है उसको हम मैटर कहते हैं। अब मैटर जो है वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो आपका जो है कोई मेटल हो या नॉन मेटल हो या मेटलॉइड्स हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो वो सारे मैटर्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या होती है, स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए और उसका कोई मास होना चाहिए। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, ये भी एक आपका जो है ना, ये कह सकते हैं एक मैटर है। तो हर मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटम। और एटम ऐसे पार्टिकल है, इंडिविजिबल पार्टिकल, उसके और ज्यादा छोटे टुकड़े नहीं कर सकते और ज्यादा वो छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो कोई भी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे एटम कहते हैं। तो हम पहले एटम के बारे में जानते हैं, एटम होता क्या है। तो यहां पर मान लीजिए ये कोई एटम है, मैंने कंसीडर कर लिया ये एटम है, स्फेरिकल टाइप में मैंने ये एटम कंसीडर कर लिया। अब अगर ये एटम है हमारा, ये है एटम, तो एटम में सेंटर कोर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो एटम में एक सेंटर कोर होता है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में दो पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मैं प्रोटॉन को P से रिप्रेजेंट करता हूं और न्यूट्रॉन को N से रिप्रेजेंट करता हूं। इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चक्कर लगाते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं तो एटम जो है वो कैसे बना होता है, एक सेंटर कोर होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में दो तरीके के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन P से रिप्रेजेंट किया है, न्यूट्रॉन N से रिप्रेजेंट किया है। इन दोनों को कंबाइनली हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है। ये E से इलेक्ट्रॉन है, E से रिप्रेजेंट किया मैंने। ये है आपका इलेक्ट्रॉन जिसको E से रिप्रेजेंट किया। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कोई भी एटम तीन पार्टिकल से मिलकर बना है, यहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये तीन पार्टिकल जो है इनमें कुछ खास बात है जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो अब इन तीनों पार्टिकल पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल डाटा जो है वो हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें कैसे बिहेव करती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो यहाँ पर अगर दो इलेक्ट्रॉन को नियर बाई अगर लेके आते हैं तो ये रिपल करते हैं आपस में एक दूसरे को। ये क्या करते हैं, रिपल करते हैं, धक्का मारते हैं। अगर दो प्रोटॉन को पास में लाया जाए तो ये भी रिपल करते हैं, धक्का मारते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। दो इलेक्ट्रॉन रिपल करते हैं जब पास में लाया जाता है, दो प्रोटॉन को पास में लाया जाता है, ये भी रिपल करते हैं। पर अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को पास में लाया जाता है तो ये क्या करते हैं, ये करते हैं अट्रैक्ट। ये हैरानी वाली बात है, मतलब आपके दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन तो रिपल करते हैं पास में लाने पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। तो इन दोनों का बिहेवियर जो है वो अपोजिट है, कुछ अपोजिट बिहेवियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिपल भी कर सकते हैं, अट्रैक्ट भी, तो यहाँ से पता चलता है। और न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन जो है, जब न्यूट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के पास ले जाते हैं तो ये कुछ बिहेव ही नहीं करता न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन थोड़ा सा अलग टाइप का मतलब कि पार्टिकल है। तो यहां से मैं बेसिकली क्या कह सकता हूं, ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रिपल करते हैं, प्रोटॉन रिपल करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्ट करते हैं। अब आते हैं, पहले क्या था कि न्यूटन साहब ने बताया था हम सभी को कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में उन्होंने बताया था कि दो ऑब्जेक्ट है, एक का है मास m1 और एक का मास है m2। r डिस्टेंस पर अगर होगा तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड होता है g m1 m2 अपॉन r²। और ये फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ये बताया था उन्होंने। और इस फोर्स को इन्होंने क्या कहा था, इसको कहा था ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स को नाम दिया था उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स। तो न्यूटन ने ये बताया कोई भी दो ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, कैसा भी, जैसे ये दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास,
ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है, ये ऑब्जेक्ट है m2, कोई सा भी ले सकते हैं हम। कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो थोड़ी दूरी पर रखे हुए होंगे, सॉरी किसने बोला था? ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर आपका थोड़ी सी डिस्टेंस पर अगर रखे हुए हैं तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। न्यूटन ने बताया था कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 m2 है और r की डिस्टेंस पर है तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा और ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, खींचने वाला फोर्स। और ये फोर्स जो है ये मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर के। तो यहाँ पर ये पूरा जो फॉर्मूला है ये अट्रैक्टिव फोर्स का, उसका मैग्नीट्यूड निकाला गया है, ये न्यूटन ने बताया था। तो सिंपली क्या कह सकते हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 m2 है वो अट्रैक्ट करता है। तो इस फोर्स को क्या नाम दिया न्यूटन ने, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आते हैं यहाँ पर, अब जो एटम के अंदर के जो पार्टिकल है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तो रिपल कर रहे हैं, रिपल तो करते हैं पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्ट भी करते हैं। मतलब ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं है, ये कुछ अलग टाइप का फोर्स है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन रिपल करते हैं, प्रोटॉन भी रिपल करते हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं। तो ये फोर्सेस कुछ अलग है जो अट्रैक्ट भी कर सकती है और रिपल भी कर सकती है। तो इन फोर्सेस को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इनको कहा गया इलेक्ट्रिक फोर्स क्योंकि ये जो है अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, रिपल भी कर रहे हैं, तो अलग फोर्स है कोई, तो इनको नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फोर्स। अब बात आती है यहां पर कि ग्रेविटेशनल फोर्स में न्यूटन ने बताया कि दो ऑब्जेक्ट का मास होना जरूरी है, क्योंकि जब मास इसका m1 m2 होगा तभी इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि मास रीजन है किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का। दो ऑब्जेक्ट में मास होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी तरीके से अब इनमें भी कुछ जो है कारण होगा जिसके कारण ये रिपल और अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के पीछे जो है वो मास कारण है जिसके कारण अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। उसी तरीके से यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में रिपल और अट्रैक्शन जो है ये इसके पीछे का जो कारण है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये हम मुझे पूरा भरोसा आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जिसके कारण या तो वो रिपल करते हैं या तो अट्रैक्ट करते हैं। कोई भी टीचर अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे, आप बताओगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसकी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, जिसके कारण या तो वो अट्रैक्ट करते हैं या तो रिपल करते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में मास के कारण अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, उसी प्रकार आपका जो है इलेक्ट्रिक फोर्स जो है किसके कारण लगता है, चार्जेस के कारण। चार्जेस एक प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर डेफिनेशन में भी एक बार पढ़ लेते हैं। ये थोड़ा सा डेफिनेशन जो है ना ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने आपको समझाने के लिए सिंपली बता दिया क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। दोबारा एक बार और बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, ठीक है, जिसके कारण या तो वो अट्रैक्ट करते हैं या तो वो रिपल करते हैं। तो ये चीज है सिंपली। अब यहाँ पर देखते हैं, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल। यहां पर लिखा गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है फिजिक्स में कि कोई भी चीज जो है, कोई भी प्रॉपर्टी जो किस पे बेस्ड ना हो, वो आपके अमाउंट ऑफ मैटर पे बेस्ड ना करे और मटेरियल पे डिपेंड ना करे, तो उसे कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट्री पार्टिकल का, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, किसी मैटर का, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में मतलब मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, चाहे अट्रैक्टिव भी लग सकता है। अट्रैक्टिव कब लगेगा, जब इस ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव चार्ज है, इस ऑब्जेक्ट में नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे। अगर इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो यहाँ पर कोई दो ऑब्जेक्ट पे अगर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगता है, कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, तो हम कह सकते हैं ये जो हो रहा है इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन है इलेक्ट्रिक चार्ज। इनके अंदर चार्ज है जिसके कारण ये अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करते हैं, कौन सा वाला, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बड़ा सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। आप चाहे यहाँ पे रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए, चाहे इस तरीके से रख लीजिए, हर बार लगेगा ये, ठीक है ना। आगे पीछे करके रख लीजिए तो अट्रैक्टिव फोर्स तो लगेगा अगर लगना होगा। तो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, स्केलर क्वांटिटी है। अब आते हैं आगे। अब मुझे पता है जैसे लेंथ है, तो लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, मीटर में, ऐसा यूनिट।
उसके बाद मास को कैसे मेजर करते हैं? केजी से। तो हर फिजिकल क्वांटिटी की कुछ ना कुछ जो है यूनिट होती है। इसी प्रकार हम जो है इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे मेजर करेंगे? कूलम्ब से। कूलम्ब इसकी यूनिट होती है। अब मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। तो एक्सपेरिमेंटल डाटा से ये पता लगता है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये रफ कर लेते हैं पहले। तो यहां पर एक्सपेरिमेंट से पता लगता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है, ठीक है, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ये तुम्हारा होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब, ठीक है। और एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जितना मैग्नीट्यूड चार्ज होता है नेगेटिव, उतना ही प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। सेम चार्ज होता है, बस पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का। तो ये चार्जेस है, ये क्या है? आपके चार्जेस है। चार्जेस एक्सपेरिमेंट से पता लगता है एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस का 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब, एक प्रोटॉन पे प्लस का 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब, ये चार्ज होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ये दोनों मुझे चार्जेस पता है, थोड़ा सा मासेस के बारे में भी पता कर लेते हैं। इन दोनों का मास क्या होता है? तो मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 और मास ऑफ वन प्रोटॉन ये होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। और मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूं, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन ये होता है 1.67 10 की पावर माइनस 27 kg। अब एक चीज याद रखिएगा, ये दोनों आपको लग रहा होगा मास सेम है, वन प्रोटॉन का वन न्यूट्रॉन का एप्रोक्सीमेशन में मास सेम होता है, पर सबसे ज्यादा मास होता है न्यूट्रॉन का। तो ये थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉन से मास। तो हम कह सकते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा ज्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, और ये ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। सबसे ज्यादा मास होता है न्यूट्रॉन का, फिर होता है प्रोटॉन का कम, उससे सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन का। और चार्जेस एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस का 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब, वन प्रोटॉन पे होता है प्लस का 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब। और अगर मैं एक न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन पे 0 कूलम्ब चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि ये ना रिपल करता है ना अट्रैक्ट करता है। यहां पर मैंने लिखवाया भी था इधर की साइड कि न्यूट्रॉन को अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास ले जाते हैं तो ना ये रिपल करता है ना अट्रैक्ट करता है। इसमें जो है कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, तो इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होता है? 0 होता है इसका इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पर ये सारी डाटा मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको लिखना हो तो ये आप सारी चीजें लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर मैं इसको नीचे वाले को रफ करता हूँ क्योंकि मुझे ऊपर से कुछ समझाना है। अब यहाँ पर आता है आपको, तो ये मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि चार्जेस एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस का 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है, और वन प्रोटॉन पे प्लस का 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब, वन न्यूट्रॉन पे 0 कूलम्ब चार्ज होता है। अब अगर मैं बात करूं, मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम कंसीडर करते हैं जिसको मैं लिखा है 1H1, और ये सिंबॉलिक फॉर्म है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर है 1। तो इसमें प्रोटॉन भी 1 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, ठीक है। और न्यूट्रॉन तो है नहीं इसमें, क्यों? इसका मास नंबर है वो 1 है। मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन क्योंकि 1 गिवन है तो न्यूट्रॉन हो जाएगा 0। ये आसानी से निकाला जा सकता है, क्लास 9 का ही टॉपिक है, ये सिंपल है बिल्कुल। ये होता है, मतलब किसी भी एटम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं x z a। z होता है एटॉमिक नंबर, a होता है मास नंबर, और ये होता है एलिमेंट। तो यहां से मैंने हाइड्रोजन के लिए जो पहला आइसोटोप है उसके लिए मैंने निकाला, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 1 आया और न्यूट्रॉन कितना है? 0। तो इसका मतलब है इस एटम में या इस एलिमेंट में मैं कह सकता हूं प्रोटॉन भी 1 है और इलेक्ट्रॉन भी 1 है। तो अगर मैं इसका चार्ज निकालूं, टोटल चार्ज, इसका टोटल चार्ज निकालते हैं, ठीक है। तो अगर मैं निकालूं टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन का माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब होगा, और प्लस प्रोटॉन का प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब होगा। ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 0 कूलम्ब। इसका मतलब है
कि हाइड्रोजन में जिसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है तो टोटल चार्ज कितना आ गया इसका 0 कूलम। तो सिंपल कहने का मतलब है, और हमें ये पता भी है कि कोई भी अगर आपका एलिमेंट ले लेता हूं मैं पीरियोडिक टेबल में से, अगर वो न्यूट्रल है तो यहां पर मैं लिखवा देता हूं फॉर ए न्यूट्रल एटम। किसी भी न्यूट्रल एटम को अगर लिया जाए, न्यूट्रल एटम का मतलब है जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। एक्चुअली में होता क्या है कि पीरियोडिक टेबल में से किसी भी एलिमेंट को उठाओगे आप, ठीक है, तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही प्रोटॉन होंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 10 से इंटू करेंगे तो माइनस का इतना मैग्नीट्यूड, और 10 प्रोटॉन अगर होंगे तो प्लस का इतना मैग्नीट्यूड। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 0। तो किसी भी न्यूट्रल एटम में आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सेम होते हैं, इसलिए टोटल चार्ज जो है वो कितना हो जाता है 0 हो जाता है, 0 कूलम। ये याद रखिएगा, ठीक है। कोई आपसे पूछेगा न्यूट्रल एटम में कितना चार्ज होता है तो वो 0 कूलम होता है, ये चीज याद रखिएगा। अभी हम आते हैं आगे, हम ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, तो उसके बारे में देखते हैं, फिर आगे और डिस्कशन को हम बताएंगे, ठीक है। तो मैं रफ कर देता हूं ये, अगर आपको किसी को भी नोट करना है, आसानी से नोट किया जा सकता है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। ये ऊपरी पार्ट भी मैंने समझा दिया आप लोगों को, तो मैं इसको भी रफ कर देता हूं। तो अब जो है इन तीनों को डिस्कवर किसने किया था, ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसको डिस्कवर किसने किया था उसके बारे में देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, ई से ये मैं लिख देता हूं, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है आपका प्रोटॉन और ये है आपका न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसे ढूंढा गया था जे थॉमसन के द्वारा। जे थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया था। प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन को किसने किया था, प्रोटॉन को किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अब ये जो रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड, ठीक है, तो प्रोटॉन जो है उसको किसने डिस्कवर किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था, और न्यूट्रॉन को किया था जेम्स चैडविक ने। तो यहां से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अब कई बुक्स जो होती है ना वो प्रोटॉन को रदरफोर्ड के अलावा जो है वो गोल्डस्टीन को दिखाती है, पर असली में जो श्रेय है वो रदरफोर्ड को जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को ढूंढा था जे थॉमसन ने, प्रोटॉन को ढूंढा था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन को किसने ढूंढा था, जेम्स चैडविक ने। इन तीनों ने डिस्कवर किया था इसको। तो ये अगर आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। अब आप आगे आते हैं अब हम बात करेंगे जो है कि ये जो है ना कि चार्ज बॉडी क्या होता है। चार्ज बॉडी क्या होती है, चार्ज बॉडी के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं कि बॉडी चार्ज्ड है तो क्या मतलब है, तो अब आप एक सोचिए, ठीक है, यहां से अभी चार्ज बॉडी के बारे में अगर समझना है तो हम एक चीज समझते हैं नॉर्मली कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये एटम से मिलकर बना होगा। अगर एटम से मिलकर बना है तो ईच एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होंगे, प्रोटॉन। तो हर एक एटम में टोटल चार्ज क्या होगा, 0। तो इस बॉडी में भी चार्ज क्या होगा, 0। तो चार्ज बॉडी का क्या मतलब है, कोई बॉडी चार्ज तभी हो सकती है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर ना हो नंबर ऑफ प्रोटॉन के। किसी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, चार्ज बॉडी। अब दो केस हो सकते हैं, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो होगा नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो इसे कहेंगे हम पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। बड़ा सिंपल है। तो यहां पर मैंने बताया चार्ज बॉडी का मतलब क्या है, चार्ज बॉडी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर बराबर ना हो उसे कहेंगे चार्ज बॉडी। दो ही केस हो सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ उसमें प्रोटॉन से तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगा, अगर प्रोटॉन ज्यादा हुआ तो आपका पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगा। जैसे सिंपल अगर मैं बात करूं तो अगर मान लीजिए ये बॉडी है, इसमें इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है और 7 प्रोटॉन्स हैं।
तो देखिए अब 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना नेगेटिवली चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पर पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन मिलकर के एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो एक्स्ट्रा 2 प्रोटॉन बचेगा। तो इस बॉडी का चार्ज कितना होगा, 2 प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वो होगा, जो होगा 2 मल्टीप्लाई 1.6 10 की पावर -19 कूलम। इसका मतलब ये हो जाएगा 3.2 × 10 की पावर -19 कूलम। बड़ा सिंपल है, ठीक है। इसमें 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, तो इस पूरी बॉडी में कितना एक्स्ट्रा चार्ज होगा, 2 प्रोटॉन का, ठीक है। ऐसे ही मतलब मैं इलेक्ट्रॉन को भी दिखा सकता हूं। तो अब आपको चार्ज बॉडी के बारे में भी पता चल गया, ठीक है। तो चार्ज बॉडी करने के कितने तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं बेसिकली, जो क्लास 12 में पढ़ते हैं कि किसी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है। तो 3 तरीके हैं, फ्रिक्शन से, 2 ऑब्जेक्ट को आपस में अगर मैं रगड़ता हूं, ठीक है, तो फ्रिक्शन से चार्ज हो जाता है, एक पर नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, दूसरे पर पॉजिटिवली चार्ज। दूसरा तरीका क्या है, कंडक्शन से चार्ज किया जा सकता है। तीसरा तरीका क्या है, इंडक्शन से चार्ज किया जा सकता है। ये डिटेल में आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, मैं भी बताऊंगा। तो 3 तरीके से बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, फ्रिक्शन से, ठीक है, दूसरा जो है कंडक्शन से, और तीसरा जो है इंडक्शन से। तो ये तीनों मैंने आपको तरीके बता दिए हैं। इसे थोड़ा रफ करते हैं, फिर हम थोड़ा कूलॉम्स लॉ के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं हम कूलॉम्स लॉ के बारे में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कूलॉम्स लॉ क्या है? कूलॉम्स एक साइंटिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है किसी भी 2 चार्जेस के बीच में जो है कितना फोर्स लगेगा उसके बारे में बताया। तो इन्होंने बोला कि कोई भी 2 चार्जेस है, एक है आपका Q1 और Q2, ये 2 चार्जेस है, ठीक है, Q1 Q2। चार्जेस का मतलब या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या तो नेगेटिवली चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। तो कोई भी 2 चार्ज है Q1 Q2, अगर ये दोनों r की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो इनके बीच में फोर्स लग सकता है। कैसा लग सकता है, अट्रैक्टिव भी लग सकता है, रिपल्सिव भी। क्यों, चार्ज सेम नेचर के होंगे तो रिपल करेंगे, और अपोजिट नेचर के होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये आ जाता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो K आ जाता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये R स्क्वायर, और इस K को मैं लिख सकता हूं यहां पर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और एप्सिलॉन जो होता है इसे कहते हैं हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये गुलाम ने बताया, गुलाम ने बताया कोई भी 2 चार्जेस है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपल करेंगे। अगर Q1 Q2 चार्ज है, डिस्टेंस है r इनके बीच का, तो इनके बीच में फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव भी लग सकता है, रिपल्सिव भी। उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के। तो यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो K आ जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और K को हम अदर कांस्टेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड करेगा। अगर आपका एयर है तो अलग फोर्स लगेगा, और अगर दूसरा कोई मीडियम है तो उसमें आपका अलग फोर्स लगेगा। और ये किसने बताया, कूलॉम्स ने। कूलॉम्स का लॉ जो है बिल्कुल हूबहू मैच करता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वहां पर होता है F, अगर 2 मास है M1 M2 और इनके बीच में डिस्टेंस जो है r है, तो ये होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जो न्यूटन ने बताया था। और ये सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स लगता था, पर ये क्या लगता है, रिपल्सिव भी लग सकता है और अट्रैक्टिव भी लग सकता है। इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है इससे, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्सेस बहुत पावरफुल होती है, बहुत ही ज्यादा टाइम्स ग्रेटर होती है किससे, ग्रेविटेशनल। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।